नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज रूस के 4 लड़ाकू विमानों के एक साथ उड़ान भरने से कीव में हड़कंप मच गया। ईरान से मिली धमकी के बीच इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर अभ्यास शुरू किया। पाकिस्तान में बिजली गुल होने के बाद लाखों लोगों के मोबाइल ठप पड़ गए और जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़े हुए 11 महीने पूरे हो गए और तब से रूस लगातार कीव पर हमले बोल रहा है। इस बीच रूस ने अपने 4 बेहद ताकतवर बॉमर Tu-22M3 को एक साथ उड़ा दिया, जिसके बाद कीव में हड़कंप मच गया। ये बॉमर पुतिन के तर्कश के वो हथियार हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। रूस ने इनका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के 4 बॉमर Tu-22M3 आसमान में अपनी ताकत परखते दिखे। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह आशंका जताई गई कि जल्द ही कीव पर बड़ा हवाई हमला हो सकता है, क्योंकि रूस ने अपने इसी बॉमर से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में तबाही मचा दी थी। इसकी खासियत यह है कि ऊंचाई कम हो या ज्यादा, एक बार उड़ान भरने के बाद Tu-22M3 बॉमर अपने दुश्मनों को तबाह करके ही दम लेता है। रूस का दावा है कि उसका यह बॉमर बिना रुके करीब 7,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और ये अपने साथ करीब 24,000 किलो बम लेकर उड़ सकता है, जिनमें परमाणु बम से लैस मिसाइलें भी शामिल हैं। इसी वजह से जब रूस ने एक साथ 4 Tu-22M3 बॉमर उड़ाए तो यूक्रेन में हड़कंप मच गया। उधर तुर्की को F-16 फाइटर जेट की मदद का भरोसा देने के बाद अमेरिका ने ऐसी चाल चल दी कि तुर्की बेहद तनाव में है। खबर है कि अमेरिका तुर्की के दुश्मन और उसके पड़ोसी ग्रीस की भी मदद करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ग्रीस को अपने F-35 जेट बेचने की तैयारी में है। और जैसे ही इस बात की भनक तुर्की को लगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाल ये हो गया कि तुर्की को खुद को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों की खुशी उतनी नहीं जितना उसे ग्रीस को मिलने वाले F-35 विमानों का खौफ सता रहा है। बात ऐसी है कि F-35 लड़ाकू विमान F-16 से ज्यादा दमदार है। 5वीं पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट के आगे F-16 का मुकाबला नहीं। तुर्की की परेशानी यह है कि वो चाहे जो कर ले, अमेरिका से F-35 जेट हासिल नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है। जबकि तुर्की अमेरिका और ग्रीस की तरह नेटो का सदस्य है, लेकिन इसके बावजूद उसने नेटो के दुश्मन रूस से डील की थी। इसलिए अमेरिका ने उसे F-35 प्लेन बेचने पर बैन लगाया हुआ। यानी तुर्की को F-35 जेट तो बिल्कुल नसीब नहीं होने वाला। इसके साथ ही उसे F-16 जेट मिलने के रास्ते में भी कई रोड़े हैं। भले ही जो बाइडेन तुर्की को F-16 बेचने को तैयार हो, अमेरिका की संसद में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। वजह यह है कि तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनने पर मंजूरी नहीं दे रहा। माना जा रहा है कि बाइडेन तुर्की को F-16 बेचकर उसकी स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता पर हामी खरीदना चाहते हैं। तुर्की की वायुसेना के पास पहले से ही F-16 जेट हैं, लेकिन अब वो पुराने हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका से 40 नए F-16 जेट खरीदकर तुर्की अपने उस पुराने बेड़े में जान फूंकना चाहता है। 1.25 साल से वो अमेरिका से डील करने की कोशिश में लगा था और अमेरिका की सरकार अब जाकर मानी है। और अब अगर अमेरिका की संसद भी मान गई, तब भी तुर्की को जल्द F-16 जेट नहीं मिलने वाले, क्योंकि उनका प्रोडक्शन मंदा पड़ा है और डिमांड ज्यादा है। अमेरिका अब तक उन देशों की ही डिमांड पूरी नहीं कर पाया है जिन्होंने उससे पहले से ही F-16 की डील की हुई है। तो तुर्की का नंबर तो बहुत बाद में आएगा और तुर्की के पास इंतजार करने का ही वक्त नहीं है। जिस तरह उसका ग्रीस के साथ मामला गरमाया हुआ है, उस लिहाज से तुर्की को जल्द से जल्द अपने जखीरे में हथियार और दूसरा साजो सामान बढ़ाना है। लेकिन तुर्की के लिए मुसीबत यह भी है कि उसकी ग्रीस से इस लड़ाई में अमेरिका का झुकाव ग्रीस की तरफ है। जिन F-16 जेट को तुर्की को बेचने का मन बाइडेन प्रशासन ने अब जाकर बनाया है, वो F-16 जेट अमेरिका पिछले साल ही ग्रीस को दे चुका है और उस पर अब अमेरिका ग्रीस को F-35 विमान देने की प्लानिंग में है। यानी अमेरिका मदद तो दोनों की करने को तैयार है, लेकिन तुर्की की मदद कम और ग्रीस की मदद ज्यादा। इसी वजह से तुर्की में हड़कंप मचा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तुर्की को F-16 जेट नहीं मिले और इस बीच ग्रीस की बात बन गई, तो लड़ाकू विमानों के मामले में ग्रीस 2025 तक तुर्की को पछाड़ देगा और ये तुर्की की विशाल वायुसेना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इधर मुंबई में फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध के निर्देशक राजकुमार संतोषी को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई और मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की। पुलिस से की गई शिकायत में राजकुमार संतोषी ने 20 जनवरी को हुई इस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें गांधी गोड से एक युद्ध के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। ये फिल्म 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उधर बिजली संकट के बीच पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क भी ठप पड़ना शुरू हो गया। पाकिस्तान की ये नई परेशानी उसकी पुरानी परेशानी से जुड़ी हुई है, क्योंकि पावर कट की वजह से ही वहां मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ने लगे।
और अंधेरे में डूबे पाकिस्तान के लोगों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जानकारी दी कि बिजली संकट की वजह से पाकिस्तान में मोबाइल सर्विस ठप पड़ सकती है, जिसके बारे में वहां की कंपनियां अपने अपने ग्राहकों को जानकारी दे रही हैं, क्योंकि बिजली आएगी तभी लोगों का मोबाइल चलेगा। इसलिए लोगों को पावर ग्रिड की तकनीकी खराबी दूर होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा। एक दिन पहले ही सुबह सुबह पाकिस्तान के 22 जिलों में बिजली चली गई थी। सरकार ने दावा किया कि वो जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाएगी, लेकिन समस्या नहीं सुलझी और बत्ती गुल होने के अगले ही दिन मोबाइल नेटवर्क भी ठप पड़ने लगे। पाकिस्तान की मीडिया ने जानकारी दी कि पावर ग्रिड फेल होने से कई जिलों में इंटरनेट सेवा का भी भट्टा बैठ चुका है। यानी पाकिस्तान के लोगों के पास न बिजली है, न मोबाइल और न ही इंटरनेट। हालात ये हो गए कि वहाँ की जनता का अपने सिस्टम से भरोसा उठना शुरू हो गया। अंग्रेजों का निजाम है, हमने तो कुछ किया नहीं। पाकिस्तान की जनता पहले ही आटे और तेल की किल्लत से जूझ रही है और अब उस पर दुनिया से अलग थलग पड़ने का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल नहीं चला तो फिर तो पाकिस्तान के लोगों का दुनिया के बाकी हिस्सों से कनेक्शन ही टूट जाएगा, जिससे कंगाली से लड़ रहे पाकिस्तान की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले ही पावर कट ने लोगों को मोमबत्ती की रोशनी में रहने को मजबूर कर दिया है। और अब तो अंधेरे में डूबे पाकिस्तान में मोमबत्तियों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मार्केट में उनकी भी किल्लत हो गई। मोमबत्तियां नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, मार्केट वाले ही नहीं दे रहे भाई। मतलब पाकिस्तान के दर्द की दवा मिलनी मुश्किल लग रही है। इस बीच 72 घंटे का टारगेट देने वाली पाकिस्तान सरकार ने पावर ग्रिड की मरम्मत तो शुरू कर दी, लेकिन इसका कुछ खास असर होता नजर नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल पावर ग्रिड में खराबी आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 22 जिलों में बत्ती गुल हो गई, जो 24 घंटे के बाद भी वापस नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत 22 शहरों में अंधेरा छाया रहा और वहां रहने वाले करीब 22 करोड़ लोग परेशान रहे। रही सही कसर मोबाइल टावर की सेवा बंद होने से पूरी हो गई, क्योंकि बिजली संकट ने पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी। फिलहाल वहां के कई मोबाइल नेटवर्क पावर बैकअप पर चल रहे हैं, लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि जल्द ही मोबाइल कंपनियों का पावर बैकअप खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के मोबाइल बंद हो जाएंगे। इस बीच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 3 साल बाद वनडे क्रिकेट में शतक जमाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में 85 गेंदों पर 101 रन बनाए, जो रोहित शर्मा के वनडे करियर का 30वां शतक है। इसी के साथ सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में उन्होंने रिकी पॉन्टिंग की बराबरी कर ली। रोहित शर्मा को इस शतक के लिए 17 पारियों का इंतजार करना पड़ा। उधर जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुलकर कहा कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। यानी बीजेपी नहीं बल्कि नीतीश के अपने सहयोगी ने उन्हें कमजोर कहा, जबकि कुछ दिन पहले तक खबर थी कि नीतीश उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का दूसरा डिप्टी सीएम बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम नीतीश कुमार को कमजोर बोल दिया। हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश जी कमजोर हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशवाहा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार नीतीश को कमजोर कहा। हालांकि उन्होंने इसका ठीकरा आरजेडी पर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें सुनकर लग गया कि उनका असली टारगेट नीतीश है, जिसका अंदाजा नीतीश को भी हो गया, क्योंकि कुशवाहा से जुड़े सवाल का जवाब उन्होंने गुस्से में दिया। वो कुछ आजकल बोल रहे हैं, जो मर्जी बोले, हमको कोई लेना देना नहीं। मतलब ये कि बीजेपी से रिश्ता तोड़कर नीतीश ने जिससे भी रिश्ता जोड़ा उसने उन पर हमला कर दिया, जिससे बीजेपी का काम आसान होता नजर आया। क्योंकि जिस तरह के बयान बीजेपी नेता देते हैं, आरजेडी नेता सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के सुर भी कुछ वैसे ही हैं। इधर श्रद्धा हत्या मामले में पुलिस ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और अब इस मामले में 7 फरवरी को सुनवाई होगी और तब तक आरोपी आफ्ताब को जेल में रहना होगा। श्रद्धा हत्या केस में 150 गवाहों के बयानों के आधार पर चार्जशीट तैयार की गई। आज हमने चार्जशीट इसमें दाखिल की है 302 और 201 आईपीसी में कोर्ट में। सुनवाई के दौरान आफ्ताब ने चार्जशीट की कॉपी देने और नया वकील रखने की अपील की, जिस पर अगली सुनवाई में कोर्ट फैसला लेगी। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को अपने बहुत ही खतरनाक लेपर्ड 2 टैंक देने पर जर्मनी असमंजस में है। हालांकि जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को इन टैंकों को देने का ऐलान किया गया था, लेकिन फिर जर्मनी ने अपने ही फैसले से पैर पीछे खींच लिए। ऐसे में जर्मनी यूक्रेन की उसे लेपर्ड 2 टैंक देने की मांग को टालने पर घिरता चला गया, क्योंकि पोलैंड भी उसकी सेना में शामिल 14 लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजना चाहता है। लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज उसके लिए रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। नियम के मुताबिक पोलैंड को लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन को देने के लिए जर्मनी से मंजूरी मिलना जरूरी है, क्योंकि ये टैंक जर्मनी में बनाए गए हैं और चांसलर ओलाफ शोल्ज हैं कि लेपर्ड 2 टैंकों के निर्यात के लिए पोलैंड को हरी झंडी देने को तैयार नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर जर्मनी की सरकार में ही दो फाड़ होती दिख रही है। हाल ही में जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि पोलैंड अगर यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देना चाहता है तो जर्मनी उसके रास्ते में नहीं आएगा।
लेकिन ये बात जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने साफ कर दिया कि लेपर्ड 2 जैसे टैंकों के निर्यात के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन लेपर्ड 2 टैंकों की यूक्रेन को सप्लाई करने का मतलब ओलाफ शोल्स जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर ऐसा किया तो पुतिन से वो बैर कर बैठेंगे और इसका खमियाजा उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। यही वजह रही कि लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजने पर जर्मनी ने पीठ दिखा दी और यूक्रेन की इस मांग को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जर्मनी का कहना है कि उसे डर है कि यूक्रेन को अगर ये टैंक दिए गए तो इससे युद्ध और ज्यादा भड़केगा, क्योंकि जंग में इन टैंकों की तैनाती से पुतिन की सेना के लिए तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में रूस नेटो को टारगेट पर ले सकता है, क्योंकि लेपर्ड 2 जर्मनी का खतरनाक टैंक है। इन टैंकों को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। ये टैंक दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों पर लगे करीब 450 मिलीमीटर तक के कवच को भेदने का दम रखते हैं। इसीलिए पश्चिमी देश चाहते हैं कि जर्मनी के इन लेपर्ड 2 टैंकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग के मैदान में उतारा जाए। उधर यूक्रेन के कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूके के चैलेंजर 2 और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक मिलने से यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इन टैंकों को तैनात करने से यूक्रेन में छिड़े युद्ध की सूरत बदल सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि बीते 11 महीने से पुतिन के जो सैनिक यूक्रेन की धरती पर जमे हैं, उन्हें वहां से उल्टे पांव भागने में देर नहीं लगेगी। यूक्रेन के रक्षा विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि जंग को पलटने के लिए यूक्रेन को सिर्फ 300 टैंकों की जरूरत है, जो रूस को जंग के मैदान में पटकनी देने के लिए काफी है। यूक्रेन के एक रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक जंग में जेलेंस्की की जीत बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों के यूक्रेन को जल्द से जल्द आधुनिक हथियार देने पर निर्भर करती है। और अगर यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से एडवांस टैंक और दूसरे हथियार मिलते चले गए तो रूस जिन शहरों पर कब्जा कर चुका है उन्हें भी वापस पाना जेलेंस्की की सेना के लिए आसान होता चला जाएगा। और यही वजह है कि जेलेंस्की लगातार ज्यादा से ज्यादा देशों से यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूके ने यूक्रेन को अपने 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान किया था। इसी तरह जर्मनी से भी जल्द लेपर्ड 2 टैंकों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि हाल ही में वहां के विदेश मंत्री ने कहा था कि पोलैंड अगर यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक भेजना चाहता है तो जर्मनी उसके रास्ते में नहीं आएगा। वैसे नियमों के मुताबिक पोलैंड को इन टैंकों की सप्लाई के लिए जर्मनी से मंजूरी लेना जरूरी है और अगर ये मंजूरी जर्मनी से पोलैंड को मिल गई तो वो दिन दूर नहीं जब लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन की धरती पर होंगे, जिनका साथ देने के लिए यूके की तरफ से चैलेंजर 2 टैंक की खेप तो यूक्रेन जल्द पहुंचने ही वाली है। लेकिन जब ये दोनों टैंक यूक्रेन पहुंचेंगे तो उनका मुकाबला रूस के T-72B3 और T-90 टैंक से होगा। रूस के इन टैंकों को सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। हालांकि चैलेंजर 2 और लेपर्ड 2 टैंक रूस के T-90 टैंक से मुकाबला करने के लिए तैयार किए गए हैं। ब्रिटेन के चैलेंजर 2 और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक की गन 120 मिलीमीटर की है। चैलेंजर 2 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जबकि लेपर्ड 2 की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी वजह से इन टैंकों को बहुत ही फुर्तीला और घातक माना जाता है। ये टैंक ऐसा हमला करते हैं कि टारगेट को हिलने का मौका नहीं मिलता। इस बीच पश्चिमी देशों से लगातार हथियारों की भारी भरकम खेप मिलने पर रूस भड़क गया। पुतिन के पूर्व सलाहकार और रूस की संसद के निचले सदन के चेयरमैन ने इन देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन को हथियारों की मदद देना पश्चिमी देशों ने बंद नहीं किया तो वो अपने विनाश के जिम्मेदार खुद होंगे। पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हो रहे हैं, जिसमें उसके सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। जिसके बाद जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से हथियारों की खेप जल्द भेजने की अपील की थी। इसी के बाद अमेरिका, यूके और जर्मनी समेत कई देशों ने घातक हथियार और टैंक भेजने का भरोसा दिया। यूक्रेन को मिल रही इसी मदद से रूस का पारा चढ़ गया और पुतिन के कई करीबियों ने मदद करने वाले देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। उधर खबर है कि अमेरिका में कोरोना से बचाव के लिए अब पीने वाली वैक्सीन पर काम शुरू हो गया है। मतलब यह कि इसके तैयार होने के बाद वैक्सीन के लिए इंजेक्शन नहीं लगवाना होगा, बल्कि उसे कफ सिरप की तरह पिया जा सकेगा। अमेरिकी वेबसाइट सीनेट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इसका पहला चरण पूरा भी कर लिया। हालांकि इसे बाजार में आने में अभी कुछ साल और लग सकते हैं, क्योंकि ये इंसान के शरीर के लिए कितनी सुरक्षित है इसकी जांच अभी बाकी है। इधर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में मेट्रो में बैठे लोगों के बीच दहशत मच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां एक लड़की फिल्म भूल भुलैया की मंजुलिका की तरह तैयार होकर पहुंच गई, जिसने मेट्रो में घुसकर लोगों को डराने की कोशिश की। इस वीडियो में वो लड़की एक एक कर लोगों की तरफ जाकर उन्हें डराती नजर आई। हालांकि लड़की का वीडियो वायरल होने के बाद NMRC यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने उसकी तलाश तेज कर दी। उधर दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली परेड में तिरंगे को स्वदेशी तोपों की मदद से सलामी दी जाएगी। इसके लिए पूरी तरह से भारत में बनी 105 mm फील्ड गन को चुना गया है, जो ब्रिटिश काल से इस्तेमाल हो रही 25 पाउंडर नाम की तोप की जगह लेगी। इससे पहले तक इसी तोप के जरिए 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन इस बार कर्तव्य पथ पर होने वाले कार्यक्रम में इसकी जगह भारत में बनी होवित्जर 105 mm फील्ड गन का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके अलावा इस बार कई और स्वदेशी हथियार और टैंक भी परेड में दिखाई देंगे। ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट जो इंडिजिनाइज्ड है कर्तव्य पथ पे इस बार आपको दिखाएंगे। भारतीय सेना लंबे वक्त से 25 पाउंडर तोप को रिटायर करने की योजना बना रही थी, जिसकी जगह भारत में बनाई गई 105 mm फील्ड गन को दी गई। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर हुई गोलीबारी से लोग खौफ में आ गए। पुलिस के मुताबिक एक हमलावर ने वहां 7 लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कुछ ही देर में हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके अलावा अमेरिका के आयोवा राज्य में एक स्कूल में भी फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक टीचर भी घायल हो गए। इधर भारत जोड़ो यात्रा में एक और अभिनेत्री राहुल गांधी के साथ नजर आई। जम्मू में उर्मिला मातोंडकर ने राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाया और इस दौरान उर्मिला पूरी तरह कश्मीर की पारंपरिक ड्रेस में दिखी। कांग्रेस ने राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल उर्मिला मातोंडकर की तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर किया। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी उर्मिला ने 2020 में शिवसेना का दामन थाम लिया था। उधर अमेरिका ने चीन को ईरान से तेल खरीदने से रोकने की तैयारी कर ली। ये जानकारी बाइडेन के एक बड़े अधिकारी ने दी और बताया कि अमेरिका चीन पर दबाव बनाएगा और कोशिश करेगा कि वो ईरान का तेल ना खरीदे, क्योंकि अगर चीन ने ईरान का तेल खरीदना जारी रखा तो ईरान की आर्थिक गाड़ी पटरी पर चलती रहेगी और वो आराम से अपना परमाणु कार्यक्रम चलाता रहेगा। अमेरिका ने वैसे ईरान पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिन्हें उसने 2018 में एक बार फिर लागू किया था, लेकिन इससे ईरान के तेल के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा चीन ईरान से तेल खरीदने वाले कुछ बड़े देशों में शामिल हो गया और ईरान के तेल का बड़ा ग्राहक बन गया और यही बात अमेरिका की परेशानी की वजह बन गई। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि बहुत जल्द उनकी सरकार कुछ कड़े कदम उठाने वाली है और उन देशों से बात करने वाली है जो ईरान से तेल खरीदते हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर लगा कोई प्रतिबंध नहीं हटाया है और ईरान के तेल की बिक्री पर तो उसने जरा भी छूट नहीं दी है। अमेरिकी अधिकारी ने यह कह तो दिया, लेकिन अमेरिका के लिए चीन पर दबाव बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि चीन अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात करता है और यहां तो बात उसके फायदे की है, क्योंकि ईरान ने चीन के बाजार में प्रतियोगिता में बने रहने के लिए तेल की कीमतों में भारी छूट दी है और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन में लगातार ईरान के तेल की सप्लाई हो रही है, जो वहां लॉकडाउन हटने के बाद और बढ़ सकता है। यानी अमेरिका को पता चल गया कि ईरान से चीन को तेल की धड़ाधड़ सप्लाई होने वाली है। यही वजह रही कि अमेरिका सक्रिय हो गया और उसने चीन और ईरान के बीच होने वाली तेल की डील पर नजर रखनी शुरू कर दी। वैसे चीन को रूस और ईरान दोनों से सस्ता तेल मिल रहा है और रूस पर यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध लगे और उसे चीन को सस्ता तेल बेचना पड़ा। रही बात ईरान की, तो उस पर तो पहले से कई प्रतिबंध हैं और रूस के सस्ता तेल बेचने की वजह से उस पर दबाव बढ़ गया। यही नहीं, उसके पास अपना तेल बेचने के लिए ज्यादा बाजार भी नहीं है, जिसकी वजह से ईरान ने अपना तेल रूस से भी सस्ता कर दिया और इस सस्ते महंगे के खेल में चीन की चांदी हो गई, क्योंकि उसे अमेरिका के 2 दुश्मनों से सस्ता तेल मिलने लगा। लेकिन अब अमेरिका की तैयारी चीन को रोकने की है, क्योंकि अगर चीन को ईरान से तेल मिलता रहा तो यह साबित हो जाएगा कि ईरान पर लगे उसके प्रतिबंध बेअसर हैं, या यूं कहें कि ईरान के मुद्दे पर अमेरिका की नाक कट जाएगी। यही नहीं, उसका दूसरा दुश्मन चीन भी ईरान के तेल से मालामाल हो सकता है और इसी वजह से अमेरिका ने चीन पर दबाव बनाने की तैयारी कर ली। इधर रामचरितमानस पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुसीबतें बढ़ गईं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही कई हिंदूवादी संगठन उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध जताया। उनके खिलाफ ये प्रदर्शन हिंदू महासभा और अखिल भारतीय सवर्ण महासभा नाम के संगठनों ने किया। रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर हिंदू महासभा और जो दूसरे संगठन है वो काफी गुस्से में। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय सवर्ण महासभा ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे दिया। जो उनकी जीभ काट कर लाएगा उसको यही नाम दिया जाएगा। यही नहीं, लखनऊ के लेटे हुए हनुमान मंदिर के बाहर पोस्टर लगाकर मंदिर में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री पर रोक लगा दी गई। उधर न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पंजाब की अदालतों में बम धमाके की बड़ी साजिश रच रही है। इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज ये बताते हैं कि ISI ने खालिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ मिलकर पंजाब को दहलाने का प्लान तैयार किया है और इस बार ISI के निशाने पर पंजाब की अदालतें हैं। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में इस बात का खास तौर पर जिक्र है कि लुधियाना और जालंधर की अदालतों में बम धमाका हो सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए ISI ने आतंकी संगठनों के साथ अपराधियों के गठजोड़ से धमाके की प्लानिंग की है और धमाका करने वाले लोगों तक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए विस्फोटक और हथियार पहुंचाने का प्लान भी तैयार किया गया है। इस साजिश में ISI के अलावा आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन शामिल हैं। और ISI की इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब सुरक्षा एजेंसियों ने हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया को पिछले महीने की 2 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया।
हैप्पी मलेशिया लुधियाना कोर्ट में हुए बम धमाके का मुख्य आरोपी है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। पूछताछ के दौरान उसने ये बताया कि दिसंबर 2021 में लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके की साजिश में आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी संगठन शामिल थे। उस धमाके में एक आदमी की मौत हो गई थी जबकि 6 लोग घायल हुए थे। और जांच के दौरान यह पता चला था कि कोर्ट में जिस आदमी ने बम रखा था वही धमाके में मारा गया था। लेकिन न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज बताते हैं कि एक बार फिर आईएसआई ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर पंजाब को दहलाने की साजिश रची है। और पिछली बार की तरह इस बार भी उनका निशाना पंजाब की कोर्ट है। इन बम धमाकों के पीछे आईएसआई का मकसद पंजाब का माहौल खराब करना और लोगों में डर पैदा करना है। हालांकि इस आतंकी साजिश का पर्दाफाश होते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पंजाब पुलिस के साथ साझा की है और उन्हें अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि वक्त रहते कोर्ट पर होने वाले आतंकी हमलों को रोका जा सके। इस बीच चंडीगढ़ जिला अदालत में बम होने की खबर के बाद पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल तेज कर दी। पुलिस को चंडीगढ़ जिला अदालत, पंचकुला जिला अदालत और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद इन तीनों जगहों पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई। पुलिस ने बताया कि उसे चंडीगढ़ जिला अदालत से एक बैग में एक टिफिन और पानी की बोतल मिली। प्राइमा फेसाई ऐसा हमें कुछ उसमें सस्पिशियस नहीं मिला है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने कोर्ट को खाली करवाया, जिसके बाद चप्पे चप्पे की छानबीन की गई। साथ ही पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद वहां सेना के बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया। उधर रूस ने आरोप लगाया कि नेटो उसके पड़ोसी एस्टोनिया का इस्तेमाल करके सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले की साजिश रच रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का वो शहर है जो बाल्टिक देश एस्टोनिया के करीब पड़ता है। और एस्टोनिया में रूस के राजदूत व्लादिमीर लिपायेव ने आरोप लगाया कि नेटो की नजर सेंट पीटर्सबर्ग पर है, जिसके लिए वो एस्टोनिया को खतरनाक हथियारों से लैस कर रहा है। व्लादिमीर लिपायेव ने दावा किया कि नेटो ने एस्टोनिया में एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, जिससे रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर किसी भी वक्त हमला किया जा सके। एस्टोनिया में रूसी राजदूत के इस आरोप के बीच ही खबर आई कि ब्रिटेन ने एस्टोनिया में 3 चिनूक हेलीकॉप्टर भी भेज दिए ताकि रूस के करीब नेटो की ताकत बढ़ाई जा सके। यूक्रेन की मदद की वजह से एस्टोनिया भी रूस के निशाने पर है, क्योंकि उसने हाल ही में यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की खेप भेजी थी। इसके साथ ही उसके 100 से ज्यादा जवान भी वहां तैनात कर दिए गए, जिसके बाद से ही रूस बुरी तरह भड़का हुआ है और उसके गुस्से की आग में घी का काम एस्टोनिया के विदेश मंत्रालय के एक आदेश ने कर दिया। उसने इस महीने की शुरुआत में ही एक आदेश पारित करके रूसी दूतावास में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने को कहा था, जिसके बाद अब रूस ने भी एस्टोनिया को जवाब दिया। रूस ने एस्टोनिया के राजदूत को 6 फरवरी तक रूस छोड़कर जाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है और गुस्से में रूस कोई भी कदम उठा सकता है। इसी वजह से नेटो एस्टोनिया को हथियारों से लैस कर रहा है। इधर बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर से नोट बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें काला कोट पहने एक आदमी बेंगलुरु में केआर मार्केट के फ्लाईओवर से नोटों की बारिश करता दिखा। ऊपर से नोट गिरते देख लोग उनको लूटने के लिए इकट्ठा हो गए और वहां भगदड़ मच गई। उड़ते नोटों को देखने के लिए सड़क से गुजरने वाले लोग भी रुक गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। वीडियो में इस आदमी के गले में एक दीवार घड़ी भी नजर आई। आरोपी का नाम अरुण बताया गया, जिसे पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया और नोटों को उड़ाने की वजह पूछी। उधर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान से किनारा कर लिया। राहुल गांधी ने खुद कहा कि दिग्विजय के बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और उनकी पार्टी सेना के काम पर सवाल नहीं उठाती, जबकि दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था। लेकिन जम्मू में यह बयान देते समय उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि उनकी अपनी पार्टी बयान से किनारा कर लेगी और राहुल गांधी डंके की चोट पर बोलेंगे कि उन्हें सेना के किसी काम का सबूत नहीं चाहिए। Armed forces do a job and they do not need to be providing proof for anything. राहुल की बातों से लगा कि यात्रा के दौरान दिग्विजय के इस तरह के बयान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। पार्टी के दूसरे नेता भी इस मुद्दे पर बात करने से बचते दिखे। जयराम रमेश ने तो पत्रकारों को दिग्विजय से बात तक नहीं करने दी। यानी कांग्रेस के अपने नेता ही उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दिग्विजय का बयान भी उन्हीं में है, क्योंकि इस बयान ने बीजेपी के हाथ में मौका दिया और राहुल की चुनावी तैयारियों को झटका लगा। इस बीच अमेरिका की सेना के जखीरे में बहुत जल्द एक बेहद दमदार हथियार आने वाला है। यह हथियार एक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका की सेना के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बताया कि उसने इस सिस्टम को बनाने में अहम पड़ाव पार कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका डेमोस सिस्टम नाम के अपने इस लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। बताया गया कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत अमेरिका की सेना बेहद ताकतवर लेजर के जरिए ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर, रॉकेट से लेकर तोप और मोटर तक को मार गिरा सकेगी। 50 किलोवाट क्लास का ये लेजर सिस्टम अमेरिका की स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी पर फिट किया जा सकता है और स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी बर्फ, कीचड़ और रेत हर तरह के रास्ते पर दौड़ सकती है।
यानी हर तरह के इलाके में स्ट्राइकर बख्तरबंद गाड़ी पर लगा डेमोस सिस्टम अमेरिका के कवच का काम करेगा। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि बेलारूस जंग में मौजूद रूसी सैनिकों को सुरक्षा कवच मुहैया करा रहा है। इस खास सुरक्षा कवच को वो ड्रैगन टीथ कहकर बुलाता है, जिसे रूसी सैनिक यूक्रेन के टैंकों को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पिरामिड की तरह दिखने वाले सुरक्षा कवच की अंदरूनी परत लोहे की होती है, जिसके ऊपर कंक्रीट की मोटी परत चढ़ाई जाती है ताकि इसकी मदद से दुश्मन के टैंकों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। साथ ही ये इतने ऊंचे होते हैं कि इनके पीछे छिपकर सैनिक दुश्मन पर गोलीबारी भी कर सकते हैं। यही वजह है कि रूस इनके जरिए उन इलाकों में तेजी से बैरिकेडिंग कर रहा है जिन पर वो कब्जा जमा चुका है। यूरेशियन टाइम्स ने एक तस्वीर के साथ ये दावा किया कि पिरामिड की तरह दिखने वाले ऐसे कई सुरक्षा कवच ट्रकों पर लाद कर यूक्रेन भिजवाए गए हैं ताकि रूस के सैनिकों की राह आसान हो सके। इस बीच पाकिस्तान के गुजरात जिले की एक जेल में आग लगाकर करीब 200 कैदी फरार हो गए। बताया गया कि इस दौरान वहां उन्होंने जमकर हंगामा भी किया और जेल में बवाल के बीच उन्होंने वहां आग लगा दी, जिसके बाद चारों तरफ धुआं और ऊंची ऊंची लपटें नजर आई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए 200 कैदी जेल से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पाकिस्तान की पुलिस जुट गई। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग के अधिकारियों ने 2 विदेशी यात्रियों को पकड़ा और उनसे भारी मात्रा में विदेशी करेंसी और 2.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद करने का दावा किया, जिसे अंडरवियर के अंदर छिपाया गया था, जबकि 2 किताबों के पन्नों के बीच $90,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 74 लाख रुपए रखे हुए थे। लेकिन जांच के दौरान उनकी पोल खुल गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर खबर है कि भारत LAC पर चीन को उकसाने वाली हरकतों का जवाब देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत ने लद्दाख में चुशुल से लेकर डेमचौक तक एक सड़क बनाने की तैयारी कर ली है, जिसे BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल के भीतर बनाने का लक्ष्य रखा है। BRO के मुताबिक एक बार ये सड़क तैयार हो गई तो फिर भारतीय सेना बड़ी आसानी से डेमचौक तक पहुंच जाएगी और वहां से चीन की किसी भी हरकत पर नजर रखना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि चीन ने भी LAC के करीब कई सड़कों का निर्माण कर रखा है, जिसकी वजह से उसकी सेना को सीमा पर पहुंचने में वक्त नहीं लगता। इसी वजह से भारत ने भी LAC के करीब चुशुल से लेकर डेमचौक तक सड़क बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसकी लंबाई करीब 135 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 8 मीटर होगी और इसे 2 साल में ही तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद भारतीय सेना की पहुंच लद्दाख में भारत और चीन की सीमा के काफी करीब हो जाएगी। हाल के दिनों में चीन को जवाब देने के लिए भारत की तरफ से लिया गया यह दूसरा अहम फैसला है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल के अंत में BRO ने लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड को नए सिरे से तैयार करने का भी फैसला लिया था। BRO के मुताबिक इस एयरफील्ड को विकसित करने के बाद वहां लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे। लद्दाख में मौजूद ये एयरफील्ड भारत के लिहाज से बेहद अहम जगह है, क्योंकि ये LAC से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और अगले 2 साल में से भी फाइटर जेट उतारने के लिए तैयार कर लिया जाएगा। मतलब ये कि चीन के करीब हमारी सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली बुलेट ट्रेन का काम तेज हो गया। गुजरात के वलसाड में इसके लिए एक नदी पर पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे होते हुए बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर तय करेगी। जानकारी के मुताबिक 320 मीटर चौड़ी इस नदी पर पुल बनाने के लिए करीब 8 पिलर बनाए जाएंगे, जिनमें हर पिलर की ऊंचाई करीब 20 मीटर होगी और इनकी मजबूती का खास ख्याल रखा जाएगा। बताया गया कि बुलेट ट्रेन के रूट का ये पहला पुल होगा जो नदी के ऊपर से गुजरेगा। रेलवे के मुताबिक इसी तरह के पुल आगे नर्मदा, ताप्ती और साबरमती जैसी नदियों पर भी बनाए जाएंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि युद्धपोत के संकट से जूझ रहा रूस चीन से वही एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद सकता है जिसे यूक्रेन ने सालों पहले चीन को बेचा था। रूस को यह सलाह उसी के एक सांसद ने दी जो यूक्रेन के सामने रूसी सेना के कमजोर पड़ने की खबरों से बुरी तरह परेशान है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा कर रहा है कि 11 महीनों से जारी इस जंग में रूस की सेना बुरी तरह मात खा रही है। नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर जेलेंस्की की सेना रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रही है और यूक्रेन का दावा है कि जंग में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। जबकि उसका इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव अपने आखिरी दिन गिन रहा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हालत इतनी खराब है कि इसकी मरम्मत में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इसी वजह से रूस के सांसद सर्गेई कर्गिनफ ने पुतिन को चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर वरियख खरीदने की सलाह दे दी और उनकी इस सलाह ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि वरियख जंगी जहाज को सोवियत संघ के टूटने के बाद चीन को बेचा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो उस दौरान उस युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा था, जो बाद में यूक्रेन की सेना के पास चला गया था। इसके बाद यूक्रेन ने वरियख जंगी जहाज को $20 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 160 करोड़ में चीन को बेच दिया था, जिसके बाद इस युद्धपोत को चीन तक खींचकर लाया गया था और उस दौरान वो समंदर में डूबते डूबते बचा था। हालांकि चीन पहुंचने के बाद इसे फिर से तैयार किया गया और कई सालों की मेहनत के बाद ये जहाज चीन का पहला ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग बना, जिसे साल 2012 में चीन की नौसेना को सौंप दिया गया था
और अब दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर संकट से निपटने के लिए रूस चीन से इसी जहाज को खरीद सकता है। इधर लखनऊ में पठान फिल्म की रिलीज से पहले बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता लखनऊ के कई सिनेमाघरों में भी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों ने उन सिनेमाघरों के मालिकों से मांग की कि वो अपने सिनेमा हॉल में पठान फिल्म को न दिखाएं। इस दौरान विरोध कर रहे कई लोग अपने चेहरे पर काले कपड़े बांधकर पहुंचे। अगर आप यहाँ पर इस मूवी को चलाते हैं तो इसका पूर्ण विरोध करेगा हिंदू समाज। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए पठान फिल्म के बहिष्कार की मांग भी की। इस बीच दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में दोपहर के वक्त आए भूकंप के तेज झटके ने लोगों को डरा दिया। इस भूकंप का केंद्र चीन और नेपाल की सीमा के पास बताया गया, लेकिन उसके झटके दिल्ली तक भी महसूस किए गए। दोपहर करीब 2:30 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उधर धार्मिक पुस्तक के अपमान की घटना पर तुर्की ने स्वीडन को बड़ी चेतावनी दे दी। तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अब स्वीडन को तुर्की से मदद की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और स्वीडन इस मामले में बुरी तरह फंसता हुआ दिखने लगा। कुरान को जलाए जाने की घटना पर सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों ने नाराजगी जताई। मुस्लिम देशों की एकजुटता के बाद स्वीडन के प्रधानमंत्री को माफी तक मांगनी पड़ी, जबकि जिस प्रदर्शन में यह घटना हुई उसकी इजाजत स्वीडन की सरकार नहीं दी थी। यहां तक कि धार्मिक पुस्तक को जलाने की भी इजाजत प्रदर्शनकारियों को मिली हुई थी। यही वजह है कि स्वीडन इस मामले में बुरी तरह फंसता हुआ दिखने लगा। इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत देने के पीछे स्वीडन अभिव्यक्ति की आजादी का दावा करता रहा है, लेकिन अभिव्यक्ति की ऐसी आजादी स्वीडन को भारी पड़ गई, क्योंकि इस एक प्रदर्शन की वजह से नेटो में शामिल होने के उसके सपने पर पानी फिर सकता है। तुर्की के खिलाफ स्वीडन के लोगों में गुस्से की वजह भी नेटो सदस्यता ही है, क्योंकि तुर्की शुरू से स्वीडन की नेटो सदस्यता का रास्ता रोकता आया है। इसीलिए तुर्की और स्वीडन कूटनीतिक रास्ते से इसका हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। स्वीडन के रक्षा मंत्री अंकारा पहुंचने वाले थे ताकि तुर्की को मनाया जा सके, लेकिन धार्मिक पुस्तक को जलाए जाने की घटना ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए। तुर्की ने एक तरफ स्वीडन के मंत्री की यात्रा को रद्द कर दिया, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तायिप एर्दोआन के बयान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अब तो तुर्की को दुनिया के सारे मुस्लिम देशों का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। इधर स्वच्छता के मुद्दे पर गुरमीत राम रहीम ने ऑनलाइन एक कार्यक्रम किया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी और बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए राम रहीम अभी उत्तर प्रदेश के बागपत में रह रहे हैं, जहां से उन्होंने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी कृष्ण कुमार बेदी ने हिस्सा लेते हुए उनका धन्यवाद दिया। सड़कों पे, गलियों में किस प्रकार स्वच्छता अभियान में लगे हुए सुबह से हम देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस दौरान बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने भी गुरमीत राम रहीम से बातचीत की। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। रेप के आरोप में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर हैं, लेकिन जेल से निकलते ही वो अलग अलग तरह के कार्यक्रम करने में जुट गए। इस बीच खबर है कि नैन्सी पेलोसी के बाद अमेरिकी संसद के नए स्पीकर केविन मैकार्थी बाइडेन के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि केविन मैकार्थी ने मार्च से मई के बीच ताइवान जाने का फैसला किया है, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले साल अगस्त में जब नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर गई थी, उससे चीन बौखला उठा था और उसी के बाद से उसने ताइवान और उसके आसपास के इलाके में घुसपैठ की कोशिश तेज कर दी। चीन ने साउथ चाइना सी में कई बार मिलिट्री ड्रिल कर ताइवान को डराने की कोशिश की और अमेरिका को चीन और ताइवान के बीच न आने की चेतावनी भी दे डाली। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी संसद के नए स्पीकर केविन मैकार्थी के ताइवान दौरे के बाद चीन ताइवान पर हमले तेज कर सकता है, जिससे अमेरिका और चीन के रिश्ते भी पहले से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अभी नैन्सी पेलोसी को ही ताइवान गए 1 साल पूरा नहीं हुआ और अमेरिकी संसद के नए स्पीकर की ताइवान यात्रा की चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि केविन मैकार्थी ने यह पिछले साल ही कह दिया था कि अगर वो अमेरिकी संसद के स्पीकर बनते हैं तो वो ताइवान दौरे पर जाएंगे। उन्होंने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर भी उनकी पीठ थपथपाई थी। खबर है कि अमेरिकी संसद के नए स्पीकर केविन मैकार्थी मार्च से मई के बीच ताइवान जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन केविन मैकार्थी की ताइवान यात्रा के लिए प्लान तैयार कर रहा है, लेकिन बाइडेन के सामने मुश्किल ये है कि अगर केविन मैकार्थी ताइवान जाते हैं तो अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर दी। खतरे को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने और घर में रहने की सलाह दी गई, क्योंकि बारामूला और कुपवाड़ा समेत करीब 6 जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया। उधर रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 270 छक्के लगाए थे, जिसे रोहित शर्मा ने 273 छक्के जड़कर तोड़ दिया।
उन्होंने ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान बनाया। इस मैच में रोहित शर्मा ने 85 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिनमें 6 छक्के शामिल हैं। इस बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पहली बार नाग मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि इसे सेना के लिए रिसर्च का काम करने वाली संस्था DRDO ने बनाया है। यानी नाग मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसकी ताकत को पहली बार कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को दुनिया देखेगी। इस मिसाइल सिस्टम के जरिए दुश्मन के घातक टैंकों को पल भर में धूल चटाई जा सकती है। खास बात यह है कि ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो कि 5 अलग अलग वेरिएंट हैं उसके। दावा है कि नाग मिसाइल सिस्टम 4 किलोमीटर तक किसी भी टैंक के परखचे उड़ाने की क्षमता रखता है। साथ ही इस मिसाइल सिस्टम से एक बार मिसाइल लॉन्च करने के बाद भी टारगेट को लॉक किया जा सकता है। टैंक्स को और बाकी ऐसे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की भी नहीं, बल्कि इसको आप हर तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। नाग मिसाइल सिस्टम को बनाने में 20 साल का वक्त लगा, लेकिन दावा है कि ये दुश्मन पर 90% तक सटीक निशाना साध सकता है। उधर विमानों के संचालन का जिम्मा संभालने वाली संस्था DGCA ने 1 महीने के अंदर दूसरी बार एयर इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। कुछ दिन पहले ही बुजुर्ग महिला से बदसलूकी मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया था। और अब बदसलूकी के अलावा विमान में सिगरेट पीने के एक मामले में DGCA ने एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। बताया गया कि ये घटना 6 दिसंबर को पेरिस से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान में घटी थी, जिसकी जानकारी DGCA को नहीं दी गई। इस बीच एक अमेरिकी वेबसाइट ने दावा किया कि पुतिन के एक करीबी को हार का डर सताने लगा है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन ने भी यूक्रेन के लगातार मजबूत होने की बात मानी और यह आशंका भी जताई कि अगर यूक्रेन को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से हथियार मिलना बंद न हुए तो रूस का जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसे दुनिया भर के देश आधुनिक और ज्यादा घातक हथियार मुहैया करा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ रूस को खुद पर लगे प्रतिबंधों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक रूस की चिंता का कारण खासतौर पर जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन से मिले हथियार हैं, जिनके दम पर यूक्रेन उसे कई इलाकों में मात दे चुका है। इधर गणतंत्र दिवस पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आतंकी हमला होने का पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। खुफिया सूत्रों से पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक कुछ आतंकी 26 जनवरी पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस अभी से अलर्ट हो गई। पुलिस ने दादर के शिवाजी पार्क में ड्रोन से हमले की आशंका जताते हुए 26 जनवरी के दिन पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया, ताकि किसी भी सूरत में आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब न हो सकें। उधर इजरायल और अमेरिका की सेनाओं ने मिलकर अब तक का अपना सबसे बड़ा अभ्यास शुरू कर दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये अभ्यास ईरान को भड़काने वाला है। इसीलिए माना जा रहा है कि इजरायल और अमेरिका का यह अभ्यास नए तनाव की वजह बन जाएगा। इजरायल पिछले 2 महीने में कई बार ईरान को चेतावनी दे चुका है। यह भी आशंका जता चुका है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब है। इसीलिए इस अभ्यास की टाइमिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। ऊपर से अभ्यास इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जितना बड़ा पहले कभी नहीं हुआ। इजरायल और अमेरिका पुराने दोस्त और सहयोगी हैं। दोनों देशों की सेनाओं का साझा अभ्यास कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभ्यास में सैकड़ों एयरक्राफ्ट और हजारों सैनिकों की मौजूदगी इससे पहले कभी नहीं हुई। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश ईरान को कड़ा संदेश देने की है। वो ईरान को साफ संकेत देना चाहता है कि अगर इजरायल पर खतरा आया तो अमेरिका की फौज जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। इसीलिए इस अभ्यास में इजरायल और अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी। खबर है कि अभ्यास में 6400 अमेरिकी सैनिक और इजरायल के 1100 सैनिक शामिल हैं। अभ्यास में B-52 बॉम्बर समेत 142 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इनमें 100 एयरक्राफ्ट तो अमेरिकी सेना के ही हैं। इनमें F-35 फाइटर जेट, सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट और MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल किए गए हैं। मतलब अभ्यास ही नहीं, एक तरह से इसे शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जा रहा है। इधर भारत में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट की वजह से सोने की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना दिया और 10 ग्राम सोने की कीमत 57,362 रुपए तक पहुंच गई। एक दिन पहले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 57,044 रुपए थी, जो दूसरे दिन 318 रुपए बढ़कर 57,300 के पार पहुंच गई। भारत में ये सोने का अब तक का सबसे ऊंचा दाम है। उधर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो पाकिस्तान जाकर भी राम कथा करने से नहीं चूकेंगे। राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्हें मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। बताया गया कि फोन उनके चचेरे भाई को किया गया और फोन करने वाले ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात कराने की जिद की।
हालांकि उनके भाई ने जब इस बात से इनकार किया तो वो भड़क गया। आरोप है कि इसके बाद उसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी और फोन काट दिया। आवेश में आके उसने कई ऐसी चीजें बोली कि जिसके आधार पर संज्ञेय अपराध होना पाएगा। 22 जनवरी की रात आए धमकी भरे फोन की शिकायत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने छतरपुर पुलिस से की, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही फोन नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। उधर अब आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा और पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये फैसला दिल्ली में पार्टी के नेताओं की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के महासचिव और सांसद संदीप पाठक ने की। बैठक में पूरी ताकत के साथ विधानसभा और पंचायत चुनाव में उतरने का फैसला लिया गया। कुछ ही महीने में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की अटकलें हैं। इस बीच खबर है कि अफगानिस्तान में मौजूद प्राकृतिक खजाने पर नजरें गड़ाए बैठे चीन को एक बड़ी कामयाबी मिल गई। चीन ने अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा समझौता किया। इस समझौते के बाद चीन अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर कब्जा जमा सकता है और दशकों तक अफगानिस्तान को अपने जाल में फंसा कर रख सकता है। अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का राज शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना तालिबान के लिए एक चुनौती बना रहा। दूसरी तरफ अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से निकलते ही चीन के लिए एक नया मौका बन गया। अफगानिस्तान की जमीन में दबे खजाने पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे चीन ने एक बड़ा दांव चल दिया। चीन ने एक ऐसा समझौता किया जिससे उसे अफगानिस्तान के खजाने की चाबी मिल गई। हालांकि तालिबान मान रहे हैं कि इस समझौते के जरिए वो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे। इसीलिए तालिबान ने चीन की एक कंपनी को कच्चा तेल निकालने का काम दे दिया। इस समझौते के तहत चीन ने अफगानिस्तान में भारी भरकम निवेश करने का वादा किया, जिससे अफगानिस्तान में रोजगार के मौके पैदा होंगे। अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि चीन की तेल कंपनी वहां एक साल में 15 करोड़ डॉलर यानी करीब 1200 करोड़ रुपए निवेश करेगी और 3 साल में अफगानिस्तान में कुल 54 करोड़ डॉलर यानी करीब 4500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे अफगानिस्तान में 3000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। जबकि कच्चा तेल निकालने और उसे बेचने का काम चीन की तेल कंपनी ही करेगी। ये सौदा पूरे 25 साल के लिए किया गया, यानी ये कहा जा सकता है कि 25 साल के लिए अफगानिस्तान के बहुत बड़े खजाने पर चीन का कब्जा हो गया। जबकि कच्चे तेल के जिस खजाने के अफगानिस्तान में होने की खबर है, वो अफगानिस्तान की तकदीर बदल सकता है। ये खजाना इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पंख लगा सकता है। लेकिन चीन की कंपनी के साथ हुए समझौते के मुताबिक तेल से होने वाली कमाई में अफगानिस्तान को सिर्फ 15% रॉयल्टी मिलेगी। जबकि खबर है कि अफगानिस्तान में 8 करोड़ 70 लाख बैरल कच्चा तेल मौजूद है। ये खजाना उत्तरी अफगानिस्तान के इलाके में है, जहां कच्चे तेल के 5 ब्लॉक मौजूद हैं। अनुमान यह भी है कि कच्चे तेल का इतना बड़ा खजाना निकालने में करीब 20 साल का वक्त लग सकता है। जबकि चीन के साथ अफगानिस्तान का समझौता 25 साल के लिए है। मतलब यह कि जब तक ये समझौता खत्म होगा तब तक चीन इस कच्चे तेल की आखिरी बूंद तक निकाल चुका होगा। और जब चीन की कंपनी अफगानिस्तान से निकलेगी तो वहां कच्चा तेल लगभग खत्म हो चुका होगा। लेकिन अफगानिस्तान में चीन की नजर केवल इस कच्चे तेल पर ही नहीं है, बल्कि दावा तो यह है कि चीन की कंपनियां पहले ही अफगानिस्तान की जमीन में दबे खनिजों पर रिसर्च कर चुकी हैं। कच्चे तेल से जुड़ा समझौता तो केवल चीन की अफगानिस्तान में एंट्री है। अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 3 लाख करोड़ डॉलर यानी करीब 250 लाख करोड़ रुपए का खजाना दबा है। इस खजाने में लिथियम के अलावा सोना और चांदी भी होने का अनुमान है। माना जाता है कि चीन की नजर सालों से अफगानिस्तान में दबे लिथियम पर है। ये वो खनिज है जिसका इस्तेमाल उस बैटरी को बनाने में होता है जिसे रिचार्ज किया जा सकता है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगती है। मतलब अगर लिथियम का खजाना चीन को मिला तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार पर भी उसका कब्जा हो सकता है। इधर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोलकाता की निचली अदालत ने झटका दे दिया। अदालत ने शमी की पत्नी हसीन जहां की तरफ से दायर गुजारा भत्ते वाली याचिका पर फैसला सुनाया और आदेश दिया कि मोहम्मद शमी को हर महीने 1,30,000 रुपए गुजारा भत्ते के तौर पर अपनी पत्नी हसीन जहां को देने होंगे। हसीन जहां ने 2018 में शमी से 10 लाख रुपए के गुजारा भत्ते की मांग करते हुए कोर्ट में केस दायर किया था, जिस पर यह फैसला सुनाया गया। उधर राजस्थान के पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए वो सैकड़ों छात्रों और समर्थकों के साथ दौसा से जयपुर के लिए निकले, जहां पहुंचकर उन्होंने विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था। लेकिन वो जयपुर की सीमा पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने उनके काफिले को रोक लिया। किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा से जयपुर कूच किया, पुलिस ने जयपुर के बॉर्डर पर रोक दिया। जयपुर में घुसने से रोके जाने के बाद बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा प्रदर्शनकारियों के साथ जयपुर आगरा हाईवे पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठा दिए। एसओजी पुलिस लूट के खा रही है राजस्थान। पिछले महीने राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद से ही राजस्थान की गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में मामूली विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जिसमें दोनों गुट आपस में बुरी तरह लड़ते नजर आए। सामने आए वीडियो में पहले एक लड़का कुछ लोगों पर डंडे से हमला करने के लिए दौड़ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुंचा उन्होंने उसे पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। लेकिन तभी उसके दूसरे साथी भी उसके बचाव के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद कीव पर हमले बोल रहा है। इस बीच रूस ने अपने 4 बेहद ताकतवर बॉम्बर Tu-22M3 को एक साथ उड़ा दिया, जिसके बाद कीव में हड़कंप मच गया। ये बॉम्बर पुतिन के तरकश के वो हथियार हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। रूस ने इनका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के 4 बॉम्बर Tu-22M3 आसमान में अपनी ताकत परखते दिखे। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह आशंका जताई गई कि जल्द ही कीव पर बड़ा हवाई हमला हो सकता है, क्योंकि रूस ने अपने इसी बॉम्बर से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में तबाही मचा दी थी। इसकी खासियत यह है कि ऊंचाई कम हो या ज्यादा, एक बार उड़ान भरने के बाद Tu-22M3 बॉम्बर अपने दुश्मनों को तबाह करके ही दम लेता है। रूस का दावा है कि उसका यह बॉम्बर बिना रुके करीब 7000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और यह अपने साथ करीब 24,000 किलो बम लेकर उड़ सकता है, जिनमें परमाणु बम से लैस मिसाइलें भी शामिल हैं। इसी वजह से जब रूस ने एक साथ 4 Tu-22M3 बॉम्बर उड़ाए तो यूक्रेन में हड़कंप मच गया। उधर तुर्की को F-16 फाइटर जेट की मदद का भरोसा देने के बाद अमेरिका ने ऐसी चाल चल दी कि तुर्की बेहद तनाव में है। खबर है कि अमेरिका तुर्की के दुश्मन और उसके पड़ोसी ग्रीस की भी मदद करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ग्रीस को अपने F-35 जेट बेचने की तैयारी में है। और जैसे ही इस बात की भनक तुर्की को लगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाल यह हो गया कि तुर्की को खुद को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों की खुशी उतनी नहीं जितना उसे ग्रीस को मिलने वाले F-35 विमानों का खौफ सता रहा है। बात ऐसी है कि F-35 लड़ाकू विमान F-16 से ज्यादा दमदार है। 5वीं पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट के आगे F-16 का मुकाबला नहीं। तुर्की की परेशानी यह है कि वो चाहे जो कर ले, अमेरिका से F-35 जेट हासिल नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है। जबकि तुर्की अमेरिका और ग्रीस की तरह नेटो का सदस्य है, लेकिन इसके बावजूद उसने नेटो के दुश्मन रूस से डील की थी। इसलिए अमेरिका ने उसे F-35 प्लेन बेचने पर बैन लगाया हुआ। यानी तुर्की को F-35 जेट तो बिल्कुल नसीब नहीं होने वाला। इसके साथ ही उसे F-16 जेट मिलने के रास्ते में भी कई रोड़े हैं। भले ही जो बाइडेन तुर्की को F-16 बेचने को तैयार हो, अमेरिका की संसद में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। वजह यह है कि तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनने पर मंजूरी नहीं दे रहा। माना जा रहा है कि बाइडेन तुर्की को F-16 बेचकर उसकी स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता पर हामी खरीदना चाहते हैं। तुर्की की वायुसेना के पास पहले से ही F-16 जेट हैं, लेकिन अब वो पुराने हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका से 40 नए F-16 जेट खरीदकर तुर्की अपने उस पुराने बेड़े में जान फूंकना चाहता है। 1.25 साल से वो अमेरिका से डील करने की कोशिश में लगा था और अमेरिका की सरकार अब जाकर मानी है। और अब अगर अमेरिका की संसद भी मान गई, तब भी तुर्की को जल्द F-16 जेट नहीं मिलने वाले, क्योंकि उनका प्रोडक्शन मंदा पड़ा है और डिमांड ज्यादा है। अमेरिका अब तक उन देशों की ही डिमांड पूरी नहीं कर पाया है जिन्होंने उससे पहले से ही F-16 की डील की हुई है। तो तुर्की का नंबर तो बहुत बाद में आएगा और तुर्की के पास इंतजार करने का ही वक्त नहीं है। जिस तरह उसका ग्रीस के साथ मामला गरमाया हुआ है, उस लिहाज से तुर्की को जल्द से जल्द अपने जखीरे में हथियार और दूसरा साजो सामान बढ़ाना है। लेकिन तुर्की के लिए मुसीबत यह भी है कि उसकी ग्रीस से इस लड़ाई में अमेरिका का झुकाव ग्रीस की तरफ है। जिन F-16 जेट को तुर्की को बेचने का मन बाइडेन प्रशासन ने अब जाकर बनाया है, वो F-16 जेट अमेरिका पिछले साल ही ग्रीस को दे चुका है। और उस पर अब अमेरिका ग्रीस को F-35 विमान देने की प्लानिंग में है। यानी अमेरिका मदद तो दोनों की करने को तैयार है, लेकिन तुर्की की मदद कम और ग्रीस की मदद ज्यादा। इसी वजह से तुर्की में हड़कंप मचा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तुर्की को F-16 जेट नहीं मिले और इस बीच ग्रीस की बात बन गई, तो लड़ाकू विमानों के मामले में ग्रीस 2025 तक तुर्की को पछाड़ देगा और ये तुर्की की विशाल वायुसेना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इधर मुंबई में फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध के निर्देशक राजकुमार संतोषी को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई और मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की। पुलिस से की गई शिकायत में राजकुमार संतोषी ने 20 जनवरी को हुई इस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें गांधी गोड से एक युद्ध के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। ये फिल्म 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उधर बिजली संकट के बीच पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क भी ठप पड़ना शुरू हो गया। पाकिस्तान की ये नई परेशानी उसकी पुरानी परेशानी से जुड़ी हुई है, क्योंकि पावर कट की वजह से ही वहां मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ने लगे और अंधेरे में डूबे पाकिस्तान के लोगों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जानकारी दी कि बिजली संकट की वजह से पाकिस्तान में मोबाइल सर्विस ठप पड़ सकती है, जिसके बारे में वहां की कंपनियां अपने ग्राहकों को जानकारी दे रही हैं, क्योंकि बिजली आएगी तभी लोगों का मोबाइल चलेगा।
इसलिए लोगों को पावर ग्रिड की तकनीकी खराबी दूर होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा। एक दिन पहले ही सुबह सुबह पाकिस्तान के 22 जिलों में बिजली चली गई थी। सरकार ने दावा किया कि वो जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाएगी, लेकिन समस्या नहीं सुलझी और बत्ती गुल होने के अगले ही दिन मोबाइल नेटवर्क भी ठप पड़ने लगे। पाकिस्तान के मीडिया ने जानकारी दी कि पावर ग्रिड फेल होने से कई जिलों में इंटरनेट सेवा का भी भट्टा बैठ चुका है। यानी पाकिस्तान के लोगों के पास न बिजली है, न मोबाइल और न ही इंटरनेट। हालात ये हो गए कि वहाँ की जनता का अपने सिस्टम से भरोसा उठना शुरू हो गया। अंग्रेजों का निजाम है, हमने तो कुछ किया नहीं। पाकिस्तान की जनता पहले ही आटे और तेल की किल्लत से जूझ रही है और अब उस पर दुनिया से अलग थलग पड़ने का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल नहीं चला तो फिर तो पाकिस्तान के लोगों का दुनिया के बाकी हिस्सों से कनेक्शन ही टूट जाएगा, जिससे कंगाली से लड़ रहे पाकिस्तान की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले ही पावर कट ने लोगों को मोमबत्ती की रोशनी में रहने को मजबूर कर दिया है और अब तो अंधेरे में डूबे पाकिस्तान में मोमबत्तियों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मार्केट में उनकी भी किल्लत हो गई। मोमबत्तियां नहीं मिल रही, मार्केट वाले ही नहीं दे रहे भाई। मतलब पाकिस्तान के दर्द की दवा मिलनी मुश्किल लग रही है। इस बीच 72 घंटे का टारगेट देने वाली पाकिस्तान सरकार ने पावर ग्रिड की मरम्मत तो शुरू कर दी, लेकिन इसका कुछ खास असर होता नजर नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल पावर ग्रिड में खराबी आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 22 जिलों में बत्ती गुल हो गई, जो 24 घंटे के बाद भी वापस नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत 22 शहरों में अंधेरा छाया रहा और वहां रहने वाले करीब 22 करोड़ लोग परेशान रहे। रही सही कसर मोबाइल टावर की सेवा बंद होने से पूरी हो गई, क्योंकि बिजली संकट ने पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री की कमर ही तोड़ दी। फिलहाल वहां के कई मोबाइल नेटवर्क पावर बैकअप पर चल रहे हैं, लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि जल्द ही मोबाइल कंपनियों का पावर बैकअप खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के मोबाइल बंद हो जाएंगे। इस बीच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 3 साल बाद वनडे क्रिकेट में शतक जमाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में 85 गेंदों पर 101 रन बनाए, जो रोहित शर्मा के वनडे करियर का 30वां शतक है। इसी के साथ सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में उन्होंने रिकी पॉन्टिंग की बराबरी कर ली। रोहित शर्मा को इस शतक के लिए 17 पारियों का इंतजार करना पड़ा। उधर जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुलकर कहा कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। यानी बीजेपी नहीं बल्कि नीतीश के अपने सहयोगी ने उन्हें कमजोर कहा, जबकि कुछ दिन पहले तक खबर थी कि नीतीश उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का दूसरा डिप्टी सीएम बना सकते हैं। अमेरिका के F-15 और F-16 जैसे दमदार लड़ाकू विमानों की बेहद संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन लीक होने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि वॉर थंडर नाम की एक वीडियो गेम खेलते खेलते कुछ लोगों ने अमेरिका के फाइटर विमानों की सीक्रेट जानकारी ही ऑनलाइन डाल दी, जिसके बाद अमेरिका में तहलका मच गया, क्योंकि पहले उसके F-16A जेट से जुड़ी जानकारी साझा की गई और फिर F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान की टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो गई। विमानों के फ्लाइट प्रोग्राम, कॉकपिट कंट्रोल पैनल और यहां तक कि उनमें फिट होने वाली मिसाइलों तक की डिटेल को शेयर कर दिया गया। और तो और अपनी बात को सही साबित करने के लिए गेम खेल रहे लोगों ने अमेरिकी सरकार के दस्तावेज तक अटैच कर दिए। ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। डेटा लीक की वजह से वॉर थंडर गेम कई देशों के लिए मुसीबत बन चुकी है। हालांकि संवेदनशील जानकारी बाद में हटा ली गई, लेकिन अमेरिका के बेहद सख्त कानून के बावजूद उसके विमानों का इस तरह डेटा लीक होने से बाइडेन प्रशासन परेशान है। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में मामूली विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों गुट आपस में बुरी तरह लड़ते नजर आए। सामने आए वीडियो में पहले एक लड़का कुछ लोगों पर डंडे से हमला करने के लिए दौड़ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुंचा उन्होंने उसे पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। लेकिन तभी उसके दूसरे साथी भी उसके बचाव के लिए वहां पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में ऐसी मारपीट शुरू हुई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हालांकि काफी देर बाद झगड़ा शांत हुआ, लेकिन मारपीट में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि यह पूरा विवाद सड़क पर खड़ी एक कार को न हटाने के बाद शुरू हुआ। उधर खुफिया एजेंसियों की जजों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम के तहत सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और उनसे जुड़ी कुछ जानकारी साझा की थी। केंद्र सरकार का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति के लिए जो नाम भेजे गए उनसे जुड़ी कुछ जानकारियां भी साझा की गई, जिनमें आईबी और रॉ से जुड़ी जानकारियां भी शामिल हैं, जिन्हें सार्वजनिक कर दिया गया। सरकार ने इसी बात पर चिंता जाहिर की। पुटिंग द सीक्रेट or sensitive reports of the RAW in public domain is a matter of grave concern. कॉलेजियम ने जजों के संबंध में सरकार को भेजी गई सिफारिश के साथ आईबी और रॉ की रिपोर्ट में बताए गए कारण भी सार्वजनिक कर दिए थे। ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय कुश्ती संघ से जुड़े विवाद पर खेल मंत्रालय की 5 सदस्यों की कमेटी को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने मान्यता दे दी है।
आगे होने वाले टूर्नामेंट के लिए इसी कमेटी के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ चर्चा करेगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों के लगाए गए आरोपों के बाद खेल मंत्रालय ने यह कमेटी बनाई थी। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर। अमिताभ, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? दो चीजें जो किशोर, एक तो 12 घंटे पहलवानों के साथ बात करके कमेटी बनाई गई थी, फिर भी आज वो पहलवान आज सवाल उठा रहे थे कि उनसे सलाह लिए बिना कमेटी बनाई गई। किशोर, इसमें खेल मंत्रालय का यही मानना है कि अब अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ की इस चिट्ठी के बाद, इस मान्यता देने के बाद अब सबकी जुबान पर ताला लग जाना चाहिए। और चिंता इस बात की है, जो खिलाड़ी 12 घंटे अंदर बात करके तमाम नामों पर सहमति जताकर आए थे और 3 नाम खिलाड़ियों द्वारा ही सजेस्ट किए गए थे किशोर, उन नामों के बाद भी खिलाड़ी आज क्यों विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, इस पर खेल मंत्रालय चिंतित है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने तमाम विवाद पर ताला लगा दिया है और अब उन 5 सदस्यीय समिति से बातचीत करेगा वो। शुक्रिया अमिताभ आपका। उधर खबर है कि मायावती, अखिलेश और ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम से कन्नी काट ली है। सूत्र बता रहे हैं कि इन 3 बड़े नामों के अलावा सीताराम येचुरी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि नीतीश और तेजस्वी के कार्यक्रम में शामिल होने पर पहले से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यानी 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष के बड़े चेहरों को एक मंच पर लाने की कांग्रेस की कोशिश फेल हो सकती है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि मायावती और अखिलेश समेत ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी जैसे बड़े नेता यात्रा के समापन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बात का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेताओं को अब तक पक्का पता नहीं है कि 30 जनवरी को कौन आएगा और कौन नहीं। प्री ऑक्यूपेशंस बहुत सारे लोगों के अपने अपने होते हैं, कितने लोग वहाँ पे आते हैं तो जब बताएंगे। कांग्रेस ने श्रीनगर में होने वाले इस कार्यक्रम में 24 विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजा था, जिनमें कई बड़ी पार्टियों के नेता राहुल के साथ मंच साझा करने के मूड में नहीं लग रहे, जिनमें अखिलेश भी शामिल हैं। जबकि 18 जनवरी को केसीआर की रैली में अखिलेश शामिल हुए थे, जिससे कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने की कोशिश पर ग्रहण लगता दिखा। यानी बीजेपी के सामने एक बिखरा विपक्ष खड़े होने का चांस है, जिससे 2024 के चुनाव में उसका पलड़ा भारी हो सकता है। इस बीच बदहाल पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात होते जा रहे हैं। वहां अनाज के लिए लोग किसी की जान लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। ट्विटर पर शेयर की गई एक खबर के मुताबिक कराची में 2 लोगों ने अनाज लूटने के लिए एक दुकानदार को गोली मार दी। और खबर के साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें एक आदमी बुरी तरह सड़क पर रोता बिलखता दिखाई दिया। इसके साथ ही वहां एक एम्बुलेंस भी नजर आई, जबकि कुछ लोग एक आदमी को उठाते दिखे जिसे गोली मारी गई थी। दावा है कि कराची के एक इलाके में मौजूद दुकान को लूटने की कोशिश की गई। खबर के मुताबिक 2 लोग वहां रखा अनाज लूटने के लिए आए थे, लेकिन जब दुकानदार ने उनका विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। इस घटना में दुकानदार की मौत हो गई, जिसके बाद ट्विटर पर यह खबर शेयर की गई, जिसने ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान जल्द नहीं संभला तो वहां गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भूख से तड़प रहे हैं। वहां गेहूं की कमी से आटे की ऐसी किल्लत हो गई है कि लोग उसकी एक बोरी पाने के लिए ही अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं। इसके साथ ही वहां के लोगों की थाली से आने वाले दिनों में दाल भी गायब हो सकती है, क्योंकि विदेशों से आयात की गई दाल की एक बड़ी खेप कराची के बंदरगाह पर फंसी है और पाकिस्तान के पास इतने डॉलर ही नहीं है कि वो उसकी कीमत चुका सके। उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर है। ऐसे हालात में जिन देशों से उसे मदद की उम्मीद थी, सभी ने हाथ खड़े कर दिए। कंगाल पाकिस्तान को कर्ज भी नहीं मिल रहा, जबकि एक और बड़ी मुसीबत उसके सामने मुंह बाय खड़ी हो गई। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इस वक्त भीषण बेरोजगारी का भी सामना कर रहा है और इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि वहां आने वाले दिनों में अपराध और हिंसा बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए लोग पेट भरने के लिए लूट और ऐसे ही दूसरे काम को अंजाम देने लगेंगे, जैसा कि कराची में भी होने का दावा किया गया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि कराची में अनाज लूटने के लिए हत्या करने वाले 2 लोग कौन थे। लेकिन इस घटना से एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भी पाकिस्तान का बुरा दौर जारी रहेगा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में वहां बेरोजगारों की संख्या 65 लाख को पार कर सकती है, जो करीब 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। क्योंकि इन 65 लाख लोगों में अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अपराध की तरफ मुड़ा तो पाकिस्तान के अंदर ही जंग छिड़ जाएगी। उसको तुरंत शीघ्र ही इसको शुरू करा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। एक रोज पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था, जिसके एक दिन बाद इन बच्चों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत भी की। इस साल कुल 11 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कला, वीरता, खेल समेत 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इस बीच भारत और नेपाल सीमा के करीब चीन की बांध वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ। ऐसी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि चीन तिब्बत में एक बड़ा बांध बना रहा है।
और उसकी मदद से वो उत्तराखंड के पानी पर कंट्रोल कर सकता है। इंटेल लैब नाम की एक संस्था के लिए रिसर्चर का काम करने वाले डेमियन सामन ने ट्विटर पर चीन के बांध की सैटेलाइट इमेज शेयर की और उन्होंने दावा किया कि चीन 2021 से ही उस जगह के करीब बांध बना रहा है जहां भारत, नेपाल और चीन तीनों की सीमाएं मिलती हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए दावा किया गया कि चीन ये बांध माबजा जांगबो नदी पर बना रहा है, जो करीब 350 से 400 मीटर लंबा है। माबजा जंगो नदी नेपाल से होती हुई भारत में आकर गंगा में मिलती है और इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि चीन बांध का इस्तेमाल करके उत्तराखंड के पानी पर कंट्रोल कर लेगा। मतलब वो नदी का पानी रोककर सूखा भी ला सकता है और एक साथ पानी छोड़कर बाढ़ भी ला सकता है। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में 70 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई। यूपी से बिहार के दरभंगा जा रहे ट्रक से ये बड़ी खेप बरामद हुई, जिसके ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को शराब की खेप आने की खबर पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर ट्रक समेत शराब को जब्त कर लिया। उधर गुस्से में तमतमाए ईरान ने यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन से बदला लेने की धमकी दे डाली। ईरान ने ताल ठोककर कहा कि वो प्रतिबंधों से नहीं डरता और जल्द ही यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाएगा और उन्हें ईरान पर प्रतिबंध लगाने का जवाब प्रतिबंध लगाकर ही देगा। ईरान में सितंबर से हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस बर्बरता के साथ वो उन प्रदर्शनों को कुचलने में लगा है, उसे देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने एक दिन पहले ही ईरान के कुछ सांसदों, सेना के अधिकारियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए। पीछे ब्रिटेन ने भी ईरान के कुछ अधिकारियों पर अपने यहाँ ट्रैवल बैन लगा दिया। इस बात पर ईरान गुस्से से फट पड़ा और उसने ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया। ईरान ने कहा कि उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन की खींच टपकती दिख रही है, क्योंकि वो ईरान में उथल पुथल मचाने में नाकाम रहे। ईरान शुरुआत से ही कहता आ रहा है कि उसके यहाँ छिड़ा बवाल पश्चिमी देशों की उसके यहाँ शांति भंग करने की चाल है। इधर तमिलनाडु के डेयरी विकास मंत्री एसएम नसर ने कुर्सी लाने में देरी होने पर अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता पर पत्थर फेंक दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें गुस्से से तमतमाए डीएमके के मंत्री एसएम नसर जमीन से पत्थर उठाकर एक कार्यकर्ता की ओर फेंकते दिखे। ये मामला तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले का बताया गया, जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है। इसी कार्यक्रम की तैयारियां देखने एसएम नसर पहुंचे थे। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बड़ा झटका लगने की खबर आई। रूस की फौज ने दावा किया कि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में स्टारलिंक के टर्मिनल पर कब्जा कर लिया, जो डोनेस्क प्रांत में यूक्रेन की फौज को बड़ा झटका है। डोनेस्क में यूक्रेन की फौज स्टारलिंक के हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन रूस की फौज का दावा है कि उसने बहुत ही बड़ी संख्या में स्टारलिंक के टर्मिनल सीज कर लिए। यूक्रेन की फौज इस तरह के दावों पर अब तक खामोश है, लेकिन खबर है कि डोनेस्क में यूक्रेन की फौज का कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप है। जंग की शुरुआत से ही इलॉन मस्क की स्टारलिंक रूस की फौज के निशाने पर है। नवंबर में रूस ने स्टारलिंक के सिग्नल जैम तक करने का दावा कर दिया था। माना जा रहा है कि स्टारलिंक के सैकड़ों नए टर्मिनल लगाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इधर दिल्ली नगर निगम के मेयर पद का चुनाव दूसरी बार टल गया। हालांकि ये चुनाव 6 जनवरी को होना था, लेकिन सदन के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के हंगामे की वजह से इसे टालना पड़ा था, जिसे 18 दिन बाद फिर रखा गया। लेकिन हंगामे के कारण दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के चुनाव को फिर टाल दिया गया। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी के 250 पार्षदों ने शपथ ले ली, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव होना था, तब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इस बीच पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने सदन की कार्यवाही अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी। ऐसे में दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव टल गया। लेकिन सदन के अंदर हंगामा उसके बाद भी नहीं थमा, क्योंकि वहां मौजूद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और बीजेपी के विरोध में उतर आए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सदन में बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए जमकर नारे लगाए। आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक सदन से जाने को तैयार नहीं दिखे और उन्होंने दिल्ली नगर निगम के मेयर पद का चुनाव कराने की मांग की। हालांकि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी के नेता वहां से चले गए। उधर खबर है कि यूक्रेन से रूस की जंग लंबी खिंचती देख चीन ने रूस को धोखा दे दिया। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस चीन से कई बार आर्थिक मदद के लिए कह चुका है, लेकिन इसके बावजूद चीन ने रूस की मदद नहीं की। तो वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जंग के बीच रूस चीन से कई तरह की मदद मांग चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि चीन ने मदद के नाम पर रूस को अंधेरे में रखा। दावा है कि 2022 के पहले 6 महीने में चीन ने रूस में कोई नया निवेश नहीं किया, लेकिन खबर है कि इसके उलट उसने अमेरिका और यूरोप के देशों से नजदीकियां बढ़ाई हैं। मतलब ये कि चीन पुतिन से दोस्ती निभाने के नाम पर उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। उधर मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चौल घोटाला मामले में ईडी को फटकार लगाई। इस केस में आरोपी राज्यसभा सांसद संजय राउत कोर्ट में पेश हुए, लेकिन ट्रायल शुरू करने से पहले की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से कोर्ट को सुनवाई टालनी पड़ी। इसी वजह से अदालत ने ईडी से नाराजगी जाहिर की और 27 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा।
इस बीच असम की सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाया। सरकार ने पुलिस को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए। जबकि 14 से 18 साल की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बाल विवाह कानून के तहत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस सख्ती के बाद अगले 5 साल में राज्य से बाल विवाह के पूरी तरह से मुक्त होने की उम्मीद जताई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के एक पूर्व कमांडर को नॉर्वे की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वैगनर ग्रुप का यह पूर्व कमांडर अपने ग्रुप से जुड़े सभी राज खोलने को तैयार हो गया ताकि उसकी रिहाई हो सके और जान बच जाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप का यह पूर्व कमांडर कुछ दिनों पहले ही जंग के मैदान से भागकर नॉर्वे पहुंचा था, लेकिन वहां की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि अपनी रिहाई के लिए अब ये वैगनर ग्रुप से जुड़े राज खोलने को तैयार है और अगर ऐसा हुआ तो ये पुतिन के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि दावा है कि जंग में वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाके ज़ेलेंस्की की सेना पर कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब अगर उनसे जुड़े राज खुल जाते हैं तो इसका फायदा यूक्रेन की सेना उठा सकती है। इस बीच दक्षिण भारतीय फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो गया, जिसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। इस गाने के ऑस्कर में नॉमिनेट होते ही भारत को ऑस्कर पुरस्कार मिलने की उम्मीद बढ़ गई। इससे पहले फिल्म RRR के इसी गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ये भारत के लिए पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड था। इधर मुंबई में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर 4 लोगों ने नकली ईडी अधिकारी बनकर गहने की एक दुकान में लूट को अंजाम दिया। फिल्मी स्टाइल में हुई इस लूट के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी दुकान को लूटकर वहां से फरार होते दिखाई दिए। 4 लोग नकली ईडी अधिकारी बनकर आए और एक ज्वेलरी शॉप में बाकायदा करोड़ों की लूट को अंजाम दिया। जावेरी बाजार में गहने की उस दुकान में फिल्म स्पेशल 26 की तरह आरोपियों ने फर्जी ईडी अधिकारी बनकर एंट्री ली और फिर दुकानदार से बैग में गहने और कैश भरने के लिए कहा। इसके बाद वो उसे दफ्तर में पेश होने की बात कहकर लाखों रुपए और 3 किलो सोना लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे में ही लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2.5 kg गोल्ड की रिकवरी हुई है और कैश की रिकवरी 15 लाख। जिन 3 आरोपियों को पकड़ा गया उनमें एक महिला भी शामिल, जिनसे पुलिस पूछताछ कर उनके गिरोह के बारे में जानकारी जुटाने में लग गई। उधर चीन में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच वहां के कई इलाकों में तापमान -50 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया और चीन के मोक शहर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है, जहां तापमान -53 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 1969 में वहां -52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मोक शहर रूस बॉर्डर के नजदीक है, जहां करीब 8 महीने तक ठंड पड़ती है। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम और विधाननगर नगर निगम के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हुक्का बार बैन करने का आदेश दिया गया था। मतलब ये कि अब वहां हुक्का बार बंद नहीं होंगे, क्योंकि राज्य के पास उसका कानूनी अधिकार नहीं है, जिसका जिक्र हाईकोर्ट ने अपने आदेश में किया। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार चाहे तो नया कानून बनाकर हुक्का बार पर बैन लगा सकती है। उधर तुर्की ने दावा किया कि उसकी सेना ने उत्तरी सीरिया में ऑपरेशन चलाकर 6 कुर्द लड़ाकों को ढेर कर दिया, जबकि पिछले हफ्ते ही तुर्की ने हवाई हमला कर 11 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया था और उत्तरी सीरिया में चलाए गए उस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें आसमान से बरसते बम एक एक कर कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर गिरते दिखे थे और वहां जोरदार धमाके होते नजर आए थे। उस दौरान तुर्की ने 11 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया था और अब एक बार फिर तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने उत्तरी सीरिया में 6 कुर्द लड़ाकों को ढेर करने का ऐलान किया। असल में सीरिया के उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है, जिन्हें तुर्की आतंकी मानता है और उसने कुर्द लड़ाकों का नामो निशान मिटाने की कसम खा रखी है। यही वजह है कि वो आए दिन उत्तरी सीरिया में घुसकर कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चलाता रहता है। इस बीच बिहार के कैमूर जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग की जांच के दौरान एक ट्रक से अवैध शराब की करीब 170 पेटियां बरामद हुई, जिन्हें आलू की बोरियों के पीछे छिपाया गया था। लेकिन बिहार यूपी बॉर्डर पर जब चेकिंग की गई तो इनकी पोल खुल गई। ट्रक से बोरियां हटाने पर उससे अवैध शराब की 170 पेटियां बरामद हुई, जिसके बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर भी पकड़ा गया है और आगे की जांच कार्रवाई चल रही है। बताया गया कि अवैध शराब हरियाणा के कुरुक्षेत्र से झारखंड के धनबाद पहुंचाई जा रही थी, जो बिहार के कैमूर में जांच के दौरान पकड़ी गई। इधर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से कई छात्राएं बीमार पड़ गईं। उन्हें पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने पर छात्राओं के घबराए परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। वहीं शिकायत मिलने पर दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर चीन की एक यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा ड्रोन बनाने का ऐलान किया जिसे जमीन पर उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब किसी सैटेलाइट की तरह उसे हमेशा के लिए आसमान में रखा जा सकेगा, जो ड्रोन की दुनिया में क्रांति ला देगा। दावा यह है कि चीन का यह ड्रोन एक बार उड़ेगा और उसके बाद हमेशा के लिए हवा में ही रहेगा। इसे जमीन पर उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
दुनिया भर में जो ड्रोन बनते हैं उनमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। बैटरी डिस्चार्ज होने से पहले ड्रोन को जमीन पर उतारना पड़ता है। बैटरी को रिचार्ज करने के बाद ड्रोन फिर से अंतरिक्ष में भेज दिए जाते हैं। सेना के इस्तेमाल वाले कुछ ड्रोन ऐसे भी होते हैं जिनमें जेट इंजन लगाया जाता है। उनमें भी ईंधन भरने की जरूरत पड़ती है। फ्यूल खत्म होने से पहले उन्हें जमीन पर उतारना पड़ता है। लेकिन चीन की नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक की कहानी सुनाई जो सुनने में किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि चीन का दावा है कि ड्रोन की बैटरी रिचार्ज करने के लिए उसे जमीन पर उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे आसमान में ही रिचार्ज किया जा सकेगा। इसके लिए हाई पावर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही लेजर बीम होगी जो आमतौर पर एंटी ड्रोन सिस्टम में लगाई जाती है। मतलब जिस लेजर बीम का इस्तेमाल ड्रोन को नष्ट करने के लिए होता है, उसी बीम से ड्रोन को रिचार्ज किया जाएगा। जब ड्रोन आसमान में होगा उसी वक्त उसे लेजर बीम रिचार्ज कर देगी। इसलिए ड्रोन को फिर से चार्ज करने के लिए जमीन पर उतारने की जरूरत ही नहीं होगी। माना जा रहा है कि सर्वेलेंस के लिए सैटेलाइट भेजने के मुकाबले इस तरह के ड्रोन भेजना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन अभी केवल एक यूनिवर्सिटी ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में देर रात जागरण कार्यक्रम से लौट रहे एक आदमी की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमलावर एक के बाद एक चाकू से 3 वार करते नजर आया, जबकि इस दौरान वो आदमी उसके हमले से खुद को बचाता दिखा। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया। उधर अमेरिका के प्रतिबंधों के डर से बांग्लादेश ने रूस को उसके साथ संभलकर व्यापार करने की नसीहत दे डाली। यूक्रेन पर हमला करने की वजह से अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में रूस के साथ व्यापार करते वक्त दूसरे देशों की जरा सी ऊंच नीच उन्हें अमेरिका के निशाने पर ला सकती है। इसलिए बांग्लादेश भी संभल गया और उसने रूस से साफ साफ कह दिया कि वो अपने ऐसे किसी भी जहाज में सामान लादकर उसे न भेजे जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ हो। रूस बांग्लादेश में एक परमाणु प्लांट बनाने में उसकी मदद कर रहा है। रूस ने उस प्लांट के लिए कुछ उपकरण अपने एक प्रतिबंधित जहाज से समंदर के रास्ते बांग्लादेश भेजे थे। तब बांग्लादेश ने उस रूसी जहाज को वापस भेज दिया था और अब उसने दो टूक कह दिया कि वो रूस के चक्कर में अमेरिका के साथ अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ेगा। इस बीच खबर है कि जल्द मोबाइल फोन चलाने वाला भारत का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। भारत के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की टेस्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही देश के लोग इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम में शुरुआती 4 लेटर भारत से लिए गए और बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस लगाया गया। इसे भरोस भी कहा जा रहा है। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉल भी की। दावा यह है कि आईआईटी मद्रास का बनाया ये ऑपरेटिंग सिस्टम देश को आत्मनिर्भर ही नहीं, ज्यादा सुरक्षित भी बनाएगा। उधर तालिबान की चेतावनी के बाद पाकिस्तान की सरकार के सुर बदल गए। स्विट्जरलैंड के दावोस में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यह साफ कह दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेगा। जबकि 28 नवंबर को सीज फायर तोड़ने के बाद ही टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया था। एक के बाद एक कई हमले कर इस आतंकी संगठन ने शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम कर दिया, जिससे परेशान होकर पाकिस्तान ने टीटीपी को उखाड़ फेंकने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की मंजूरी दे दी थी। और उसी ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिससे न सिर्फ अफगानिस्तान के तालिबान नाराज हुए बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पर धावा बोलने तक की धमकी दे दी। और माना जा रहा है कि तालिबान की धमकी से डरकर ही बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से तौबा कर ली। तमाम उम्र चिरागों के आसपास रहे, तमाम उम्र चिरागों के आसपास रहे, हमारे दौर के जुगनू मगर उदास रहे। 100 बात की एक बात कही भारतीय ने, कठिन है दौर, जरूरी है आदमी बनना, हमारा कोई धर्म हो, कोई लिबास रहे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।